जय हिंद एवरीवन। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमने सीरीज स्टार्ट की थी एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया और पार्ट 2 आज आपके सामने है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे 42nd अमेंडमेंट 1976 के बारे में, जो कि काफी लेंथी भी है और जिसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा पैक बड़ा धमाका। तो आपको पढ़ना है इसमें कि क्या क्या चेंजेस रहे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि 42nd अमेंडमेंट जब आया तो हमने क्या किया, हमने 3 वर्ड्स को ऐड किया। सुनते जाना, नोट्स में लिखते जाना। 3 वर्ड्स आर एडेड। 3 नए वर्ड्स को हमने ऐड किया। कहां पर? इन प्रियम्बल। किसमें? प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना के अंदर 3 नए अक्षर को जोड़ा जो कि पहले नहीं थे। सर वो वर्ड्स कौन से हैं? तो वो वर्ड्स हैं आपके सोशलिस्ट, दूसरा वर्ड है आपका सेकुलर और थर्ड वर्ड है आपका इंटीग्रिटी। तो ये 3 वर्ड्स हैं जो कि पहले नहीं थे हमारे प्रियम्बल में, लेकिन हमने क्या किया, 42nd का इस्तेमाल करके इन 3 वर्ड्स को ऐड कर दिया। तो सबसे पहला काम आपको ये याद है। और क्या किया हमने इससे? हमने इस अमेंडमेंट से और क्या किया प्रियम्बल के अलावा? आप कहोगे सर हमने एक नया आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 32A। हमने एक न्यू आर्टिकल फॉर्म किया, आर्टिकल 32A, 30A। उसमें क्या था? आपको पता है कि जो भी बातें आर्टिकल 32 में है, 32 आपको पता है क्या है? रिट्स है, WRITS, जो कि बात करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में, जो कि 32 की हेडिंग है। उसमें 5 टाइप्स की क्या आती है? रिट्स आती है। तो ये बात की गई थी कि जो भी स्टेट है, जो हमारा राज्य है, वो इंटरफेयर नहीं करेगा। 32 आर्टिकल, वो बात 32A में लिखी गई है। मतलब जो आर्टिकल 32 है आपका, उसमें जो हेड रहेगा वो सेंटर रहेगा, पार्लियामेंट रहेगा। कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है इसके अंदर, कुछ भी बदलाव करने हैं, कुछ भी होगा आर्टिकल 32 में, तो वो सब सेंटर देखेगा। स्टेट इसमें कुछ भी प्रकार की इंटरफेयर नहीं कर सकती। ये बात 32 में लिखी गई इस अमेंडमेंट्स में। ठीक है। जो भी आर्टिकल 32 है आपको, जिसको हम क्या कहते हैं, हार्ट एंड सोल। ठीक है। तो 32 आर्टिकल में जो बातें हैं उसमें कुछ को कल भी चेंज करना हो, क्रिएट करना हो, कुछ भी आपका यहां से वहां करना हो, तो वो सब काम सेंटर करेगा, पार्लियामेंट करेगा। हमारे स्टेट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी आर्टिकल 32 के अंदर। ये आर्टिकल 32A में लिखा गया बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 की स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी, उनको राइट्स नहीं है इंटरफेयर करने की। ठीक है। तो पहला काम आपने क्या पढ़ा? 3 वर्ड्स को हमने ऐड करे। उसके बाद आपने क्या करा कि नया आर्टिकल बनाया 32A नाम से, जिसमें स्टेट इंटरफेयर नहीं करेगी आर्टिकल 32 के अंदर एज पर 42nd अमेंडमेंट। और क्या हुआ इससे? अब आपसे बात करें, देखो इंपॉर्टेंट चीज आपकी है अभी। हमने क्या किया इससे? एडिशन किया ऑफ न्यू पार्ट। हमने एक नया पार्ट बनाया इस अमेंडमेंट से, एडिशन ऑफ न्यू पार्ट। सर कौन सा पार्ट? जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 51A। हमने एक नया पार्ट बनाया, एक नया चैप्टर बनाया संविधान में 51A के नाम से, जिसका नाम रखा गया फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य हिंदी में कहेंगे। फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किया गया एक नया चैप्टर, और करंटली हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं करंट, प्रेजेंट। अगर पूछे ना आपसे कि कौन सी कमिटी से आई थी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी। कंफ्यूज मत होना, एक सेकंड।
सोरेन सिंह कमेटी। सर आप कह रहे हो कि ये अमेंडमेंट से ऐड की गई, अभी आप कह रहे हो सोरेन सिंह कमेटी से ऐड की गई थी। मेरा मतलब है कि सोरेन सिंह कमेटी जो बैठी थी, जिसके चेयरमैन कौन थे, सोरेन सिंह थे, उन्हें रिकमेंडेशन दी अपनी कि क्या क्या होना चाहिए। उनकी सुनने के बाद, उसके बाद ये अमेंडमेंट किया गया और संविधान में लाया गया। तो इस कमेटी के बाद ही अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, और जो बातें हैं आपकी ड्यूटीज, वो लेके आई गई थी। पहले 10 थी, और एक पॉइंट याद रखना, 51A से या 42nd अमेंडमेंट से ओनली 10 आई थी आपकी, ओनली 10। बट सर आप कह रहे हो कि इस समय ड्यूटीज हमारी 11 है, तो ओनली 10 आई थी, लेकिन जो बची है ना एक, वो किसी और अमेंडमेंट से आई थी। वो किसी और अमेंडमेंट से आई थी, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। वो 86 अमेंडमेंट से आई थी। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। 51A से हमने एक चैप्टर बनाया जिसका नाम था फंडामेंटल ड्यूटीज। सोरेन सिंह कमेटी बैठी उसके लिए। सोरेन सिंह कमेटी, उसके क्या थे, हेड थे। जो भी इन्होंने क्या दिया अपनी कमेटी के अंदर रिकमेंडेशन दी, उसके बिहाफ पे हमने एक अमेंडमेंट करा, कौन सा, 42nd। और उससे हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया चैप्टर फ्रेम कर दिया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है। और वो मैं आपको कवर करवा चुका हूं ऑलरेडी। अगर जिसने नहीं देखा तो वो देख सकता है पॉलिटी की प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, और ओनली 10, सिर्फ और सिर्फ 10 ऐड की गई थी। तो आपके माइंड में आएगा 11वीं, तो मैं आपको बता चुका हूँ 86 से आई थी वो। ठीक है, उसको हम आगे कवर करेंगे। टोटल इस समय 11 है। 10 इससे ऐड हुई थी, 11वीं किसी और अमेंडमेंट से हुई थी, वो 86 अमेंडमेंट 2002 से ऐड हुई थी। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं। 3 वर्ड्स ऐड किया गया, 32A बनाया गया, और एक नया पार्ट को शामिल किया गया। और पूछे पार्ट का नाम, तो पार्ट का नाम है पार्ट 4A। पार्ट 4A का आर्टिकल 51A, जिसमें 11 ड्यूटीज हैं। पार्ट का नाम क्या है, पार्ट 4A। पार्ट 4 क्या हमारा, डीपीएसपी। उसके बाद पार्ट 4A बनाया गया। उसके बाद पार्ट 5 आएगा आपका। तो पार्ट 4 और पार्ट 5 के बीच की दीवार पार्ट 4A है, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो कि सोरेन सिंह कमेटी के द्वारा दी गई थी। और जिसमें से हमने 42nd अमेंडमेंट से इसको ऐड किया 10 ड्यूटीज को, और 11 हमारी 86 से आई। आई होप ये पॉइंट्स क्लियर होंगे अब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या हुआ इसी अमेंडमेंट से, 42nd से। तो इससे हमने और क्या किया, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ। 42nd अमेंडमेंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल अमेंडमेंट है, क्योंकि इससे काफी ज्यादा चेंजेस हुए हैं आपके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और एग्जामिनर इससे पूछ लेता है क्वेश्चन कि अमेंडमेंट से क्या हुआ था, इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था, उस अमेंडमेंट से क्या हुआ था। ठीक है, अब आगे हमने क्या किया, इसी के अंदर 3 न्यू आर्टिकल्स क्रिएट करे। ये सब कुछ हमारा किससे हो रहा है, 42nd से हो रहा है। हमने क्या किया, 3 नए आर्टिकल्स बनाए और उनको ऐड किया। कहां पर, डीपीएसपी। डीपीएसपी की फुल फॉर्म आपको पता होगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि हमारे पार्ट 4 में आते हैं। पार्ट 4 में आते हैं संविधान के। और डीपीएसपी में 3 नए आर्टिकल्स क्रिएट करिए, मतलब कि डीपीएसपी तो है ही ऑलरेडी हमारा, लेकिन हमने क्या किया, 3 नए आर्टिकल्स को इसमें ऐड कर दिया जो पहले नहीं थे। तो वो आर्टिकल पहला क्या है आपका, आर्टिकल 39A। ये पहला आर्टिकल है, जिसमें हमने कहा कि फ्री लीगल एड की बात की गई, स्पेशली पुअर्स के लिए, एंड इक्वल जस्टिस की बात की गई। एक सेकेंड,
ये जे नाच रहा है आपका। हाँ, तो 39A से क्या किया हमने, फ्री लीगल एड और इक्वल जस्टिस की बात करी है हमने, समान अधिकार किया, समान आपको जस्टिस मिलना चाहिए। सरकार प्रोवाइड करेगी, अगर किसी के पास कोई लॉयर नहीं है, खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो सरकार उसे फ्री लीगल एड देगी, मतलब कि उसे अपनी तरफ से एक वकील हायर करके देगी। ठीक है। आर्टिकल 43A, 43A से क्या किया हमने, 43 ऑलरेडी था, हमने उसमें ए पार्ट जोड़ दिया। उसमें हमने कहा कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो मतलब कि ये किसके बारे में बात की जा रहा है, वर्कर्स के पार्टिसिपेशन के, किसमें, मैनेजमेंट के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, कि उनको भी पार्टिसिपेट करने का हक होना चाहिए इंडस्ट्रीज के अंदर, उनके हक की बात की जा रही है यहाँ पे। और आर्टिकल 48A बनाया गया आपका। तो ये तीन आर्टिकल्स क्रिएट किए गए थे 42nd अमेंडमेंट से डीपीएसपी के अंदर, 39A, 43A और 48 का ए पार्ट, जिसमें प्रोटेक्शन की बात की जा रही थी। किस चीज की, प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट, सुधार की बात की जा रही थी, किसकी, एनवायरमेंट की, वातावरण। ठीक है, किसके बारे में, एनवायरमेंट के, एंड साथ में ये भी लिख सकते हो आप, सेफ गार्जिंग ऑफ हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, इनके बारे में बात की जा रही थी कि हमें अपने एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है, और अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को सेव करके चलना है। तो ये बात की जा रही थी 48A के अंदर। डीपीएसपी 36 स्टार्ट होते हैं, 51 पे खत्म होते हैं, और उन्हीं के बीच न्यू 3 आर्टिकल्स को ऐड किया गया। 39 और 40 के बीच में 39A आ गया, 43 और 44 के बीच में 43A आ गया, और 48 और 49 के बीच में 48A आ गया, ए पार्ट आ गया। और ये सब काम 42nd अमेंडमेंट से किए गए थे डीपीएसपी के अंदर। जो बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 42nd से क्या क्या हुआ, क्यों कहते हैं इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता लग रहा होगा काम देखकर। प्रियम्बल में चेंज कर दिए, रिट्स में कुछ चेंज किया, एक नया चैप्टर बना दिया ड्यूटीज का, टीपीएसपी में कुछ चेंज कर दिए, आर्टिकल्स डाल दिए, तो आपको पता लग रहा होगा कि हमने क्या क्या चेंज करे हैं। आगे पार्लियामेंट की अगर बात करें, जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी है, तो पार्लियामेंट इज empowered टू डिसाइड द पावर्स, मतलब कि उनको दोबारा से पावर दी गई किस चीज की, डिसाइड करने की पावर्स, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो सब कुछ पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, या कह सकते हो ऑफ एवरीवन। हर किसी की पावर्स डिसाइड या सेट किसने कर दी, पार्लियामेंट ने। पता है ये सब काम कौन कर रहा है 1976 में, ये इंदिरा गांधी जी ने करवाया था, जो कि हमारे देश की पीएम थी। जब उनकी गवर्नमेंट आई, तो मतलब कि इन्होंने कुछ भी करा, जो उनके मन में आया उन्होंने किया, ताकि हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ पीएम, यहाँ देखो, हर तरफ से जो पीएम है कौन, इंदिरा गांधी, वो सुप्रीम दिखनी चाहिए, सबसे अलग दिखनी चाहिए, और सब काम इनके अंडर होगा, सब काम इनसे पूछ के होगा, सब कुछ, यू आर द ओनली वन, ऐसा वाला काम हो गया। ये सब काम जो किए ना आपकी 42nd से, सब काम हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने करवाए थे, A to Z। और ये चाहती थी कि सब मेरे आसपास रहे, मैं पावर में पास रहे हर चीज की, सब कुछ मैं करूंगी। पार्लियामेंट क्या, पार्लियामेंट के लोग इन्हीं के तो हैं, लोकसभा के लोग इन्हीं के तो हैं, सांसद लोकसभा के लोग इन्हीं के तो हैं, सब इन्हीं की पार्टी के हैं। तो हर चीज वो करेंगे।
पावर्स का, हर चीज अभी आगे और देखोगे आप, सब कुछ इनके तहत होगा। ऐसा कुछ, लेकिन आगे जाके कुछ बदलाव हुए 44th अमेंडमेंट से, जब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो उन्होंने कुछ अपने अमेंडमेंट लेके आए। आई होप ये क्लियर होगा, आप नोट करो इसको। इसके बाद हम और देखते हैं कि और क्या चेंजेस हुए इस अमेंडमेंट से। चलते हैं आगे। अब अगर बात करें कि और क्या हुआ, तो आप कहोगे हमने एक न्यू आर्टिकल बनाए। देखो, न्यू आर्टिकल्स काफी बन रहे हैं आपके, है ना, पहले भी पढ़ा था आपने। तो आर्टिकल्स क्रिएट हो रहे हैं। एड न्यू आर्टिकल 323A एंड 323B। मैंने क्वेश्चंस नहीं देखे आज तक इस पे। हाँ, ये पूछता है कि कौन से अमेंडमेंट से ये आपके आर्टिकल्स आए थे। बस ये बात है ना कि ये आर्टिकल जो है ना आपकी, ये रिगार्डिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के। ठीक है। बाकी कुछ भी याद नहीं रखना, क्वेश्चन नहीं आते कि इसमें क्या है कि क्या नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। सिर्फ पूछे अगर आपसे कि 323A और बी कौन से अमेंडमेंट की हेल्प से इंडिया में ऐड किया गया था, तो आप कहोगे 42nd अमेंडमेंट, बस। ठीक है। अब एक और आर्टिकल, एक न्यू आर्टिकल और ऐड किया गया। कौन सा? आर्टिकल 257 का ए पार्ट, जिसमें कहा गया, मैं आपको लिखवा देता हूँ एक सम, अगर जिसमें कहा गया कि जो हमारी असिस्टेंस जो होंगी ऑफ द स्टेट्स, मैं लिख रहा हूँ, एक सेकंड, फिर मैं इसको आपको बताता हूँ। ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो ये है आपका। तो ये आपका था असिस्टेंस टू स्टेट बाय डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस और अदर फोर्सेस बाय द यूनियन। मतलब कि यही, अगर आर्म फोर्सेस में स्टेट की पार्टनरशिप या साझेदारी चाहिए, तो स्टेट अवेलेबल रहेगी और वो दे सकती है आर्म फोर्सेस को ना, सेंट्रल लेवल। ठीक है। तो ये हमारा एक नया आर्टिकल फॉर्म किया गया था 42nd अमेंडमेंट से 257A की, जिसमें स्टेट के बारे में बात की जा रही है कि वो भी आर्म फोर्सेस के अंदर पार्टिसिपेट कर सकती है। ठीक है। वो भी अपनी साझेदारी दे सकती है या पार्टनरशिप दे सकती है हमारे आर्म फोर्सेस के अंदर। ठीक है। तो ये आपका एक नया आर्टिकल बनाया गया था 42nd अमेंडमेंट से ही। अब आगे चलते हैं। अब अगर बात करें आपसे कि और क्या हुआ, तो आप कहोगे कि एक आर्टिकल है आपका 236, उसमें क्या हुआ? उसमें बात की गई कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल, सर, ऑल इंडिया जुडिशियल। तो क्रिएशन किया गया किसका? ऑल इंडिया जुडिशियल का। मतलब कि जो भी जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए कमीशन का सेटअप किया गया था, वैसे तो इस आर्टिकल के अंडर, अगर पूछे कि अंडर आर्टिकल 236, तो उसके तहत एक कमीशन बैठी थी आपकी, और उसमें कहा गया जो भी एग्जाम्स होते हैं आपके जुडिशरी के, उसमें एग्जाम्स कंडक्ट होंगे, अपॉइंटमेंट्स होंगी, तो मतलब उसके बारे में पूरा बताया गया आपकी जुडिशरी के बारे में, कि इनके सेपरेट एग्जाम्स होंगे सर्विस के, प्रॉपर तरीके से बताया गया इस आर्टिकल के तहत। अपॉइंटमेंट्स कैसे रहेगी, सब कुछ बताया गया। बेसिकली जो भी आपके जुडिशरी, आपकी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो जज बैठते हैं, उनके बारे में पूरा सा, उनके एग्जाम का कैसे होगा, अपॉइंटमेंट कैसे रहेगी, तो उनके बारे में सब कुछ 236 में लिखा हुआ है। तो ये भी इसी से आया था। तो क्रिएशन किया गया, ठीक है, ऑल इंडिया जुडिशियल का, सर्विसेज का। ठीक है। कि पूरे इंडिया में जुडिशरी है, उसके एग्जाम्स के लिए कमीशन सेटअप अंडर 236। ठीक है। अपॉइंटमेंट सब कुछ बात की गई है।
ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है आपका। पूछे कि क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया जुडिशियल, कौन से आर्टिकल, तो आप बताओगे। कौन सा अमेंडमेंट, तो आप बताओगे। ठीक है। अब आगे बात की जाए कि और क्या हुआ, तो आप कहोगे कि इसके बाद आपको ऐड करना है क्या। वेट अ मिनट। आज ना इशू आ रहा था ना सेटअप में। तो ये बात कर रहा है आपकी प्रोक्लेमेशन की। प्रोक्लेमेशन की बात कर रहे हैं आपसे, इमरजेंसी की, कि इंडिया में कहीं पर भी हम इंपोज कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी हिस्से के अंदर क्लेम कर सकते हैं किसको, इमरजेंसी को। कौन करेगा, बात तो ये आएगी। देखो आज के टाइम पे आप देखते हो कि हमारा राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन उस समय पार्लियामेंट के पास था। इस अमेंडमेंट के तहत पार्लियामेंट को दिया गया, तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, इंदिरा गांधी जी सब कुछ चाहती थी कि वो मेरे तरीके से हो, तो पार्लियामेंट भी उन्हीं की है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो भी होगा पार्लियामेंट ही देखेगी। वो पार्लियामेंट कहीं पर भी इमरजेंसी इंपोज कर सकती है इंडिया की टेरिटरी के अंदर। ठीक है। लेकिन बाद में इसको कन्वर्ट करके राष्ट्रपति कर दिया गया, जो बात 44 पड़ गया। ठीक है। तो राष्ट्रपति उसमें कर दिया गया। और अभी भी हमारा राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इमरजेंसी को इम्पोज करते हैं इंडिया में। हाँ, बाकी पीएम से पूछकर, बाकी जो बैठे हैं आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनसे पूछकर, अदरवाइज राष्ट्रपति ही लगाते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट से कहा गया कि पार्लियामेंट के पास पावर रहेगी कि वो इमरजेंसी को इम्पोज कर सकते हैं इंडिया के अंदर कहीं पर भी। ऐसा कहा गया। लेकिन अभी के टाइम पे प्रेसिडेंट होता है, तो आपको इसको ना याद रखो तो बेटर है। आप सिर्फ प्रेसिडेंट का याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि हमें क्या मतलब उससे। पूछे अभी का तो आपको राष्ट्रपति ही बताना है। ठीक है। तो इमरजेंसी लगा सकते हैं कहीं पर भी इंडिया के अंदर, या वो नेशनल और स्टेट हो कुछ भी हो। तो ये सब आपका हुआ था। आगे देखते हैं और क्या हुआ। अब अगर बात करें, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये उसमें कहा गया जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, अगर कुछ उन्होंने एडवाइस दी है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कुछ एडवाइस दी है किसको, प्रेसिडेंट को, तो वो उसके लिए बाइंडिंग है, उसको माननी पड़ेगी। मतलब ऐसा हाल हो गया था। राष्ट्रपति भी काम करेगा हमारे अंडर। अगर कुछ कहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, एडवाइस भी दी है कुछ भी, तो वो माननी पड़ेगी आप, माननी ही पड़ेगी। मैं कहूँ तो माननी पड़ेगी, नहीं माननी ही पड़ेगी आप, बाइंडिंग आप। ठीक है। मतलब कि बेसिकली आप देख रहे हो कि हर चीज पीएम के हिसाब से ही हो रही है। सारी पावर पीएम के पास, कुछ भी किसी के पास नहीं है। पार्लियामेंट, पीएम, पार्लियामेंट, बस सब कुछ होगा। एक ही चीज की पावर अपने पास रख ली है, किसी को पावर दी नहीं। हाँ, आगे चीज चेंजेस होंगे तो फिर सब पावर्स आपका हटेगा। ठीक है, आगे देखें। और ये भी कहा गया, अच्छा ये पूछा अगर आपसे कौन से आर्टिकल, तो आप लिख सकते हो आर्टिकल 74 से हुआ था। ठीक है। मतलब 74 में हमने अमेंडमेंट करे थे, इस अमेंडमेंट से, मतलब 42nd अमेंडमेंट से आर्टिकल 74 में अमेंडमेंट करके बताया गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो भी एडवाइस देंगे वो प्रेसिडेंट के लिए माननी जरूरी है, जो एडवाइस उनको मिलेगी। ऐसा कहा गया था, मतलब प्रेसिडेंट के पास खुद की कोई पावर नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते, उनको माननी पड़ेगी। फिर आगे जाके 44th अमेंडमेंट से फिर उनकी बाउंडिंग बाइंडिंग जो थी वो हटाई थी। ठीक है। आगे देखें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये बहुत ज्यादा आपके लिए। अमेंडमेंट किया गया था किसके अंदर, हमारे 7th शेड्यूल के। शेड्यूल का टॉपिक भी हम कवर कर चुके हैं।
सेवन शेड्यूल क्या है आपका? फेडरल स्ट्रक्चर। क्योंकि हमारा जो देश है वो फेडरल है, और ये हमने कहां से अडॉप्ट किया है? कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। जहां पे तीन लिस्टें आती हैं आपकी। फर्स्ट स्टेट लिस्ट, दूसरी आपकी आती है यूनियन लिस्ट, और थर्ड आती है आपकी कॉन्करन लिस्ट। तो तीन लिस्टें आपकी आती है किसके अंदर? सेवन शेड्यूल के अंदर। तो इसमें कहा गया कि जो हमारे कुछ ना सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट के अंदर थे, पांच सब्जेक्ट्स, तो फाइव सब्जेक्ट्स जो कि 1976 से पहले, 42nd अमेंडमेंट से पहले स्टेट लिस्ट में आते थे, उनको हमने ट्रांसफर कर दिया। किसमें? नीचे वाली में। क्या नाम है? कॉन्करन लिस्ट में। तो हमने स्टेट लिस्ट से पांच सब्जेक्ट्स को उठाया और उसको कॉन्करन में डाल दिया। अब आपके माइंड में आएगा, सर पांच सब्जेक्ट्स कौन से हैं? प्लस ये याद रखना, कॉन्करन लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया है, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों आते हैं। एक स्टेट, एक यूनियन जिसपे कानून बनाएंगे, एक कॉन्करेंट जिसपे दोनों बना सकते, लेकिन मेन पावर यूनियन की रहेगी, सेंटर की रहेगी। अब आपको जानना पड़ेगा कि वो पांच सब्जेक्ट कौन से हैं जो पहले स्टेट में थे, लेकिन हमने उसको इस अमेंडमेंट की हेल्प से क्या कर दिया? कॉन्करेंट में डाल। तो मैं यहां लिख रहा हूं ऊपर। तो फर्स्ट आपका कौन सा रहेगा? हमारा वेट एंड मेजर्स। तो ये आपका डाला गया। सेकंड डाला गया एडमिनिस्ट्रेशन, किसका? जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में। थर्ड आपका डाला गया प्रोटेक्शन के बारे में। किसके? प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स थर्ड था आपका। और फोर्थ क्या था आपका? एजुकेशन। और फिफ्थ क्या था आपका? फॉरेस्ट। तो ये पांच हमारे क्या है? ये पांच ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पहले स्टेट का पार्ट हुआ करते थे, आज के समय कॉन्करेंट का पार्ट हुआ। मतलब जिसमें यूनियन स्टेट दोनों अपने लॉस बना सकती हैं, लेकिन मेन बात यूनियन की ही सुनी जाएगी यहाँ पे, क्योंकि वो बड़ी पावर। लेकिन दोनों अपने पॉइंट्स को रख सकते हैं, दोनों उस पर कानून बना सकते। ठीक है, तो ये पांच पॉइंट्स ऐड किए गए थे स्टेट से हटा के कॉन्करेंट के अंदर, वो भी 42nd अमेंडमेंट। तो आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ किया 42nd से। ये सब काम हमारे पीएम ने किया था, इंदिरा गांधी ने अपने समय पर। सारी पावर, हर चीज को उन्होंने अपनी तरफ ट्रांसफर कर दिया था। पार्लियामेंट को पावर दे दी, खुद के पास पावर्स हैं, राष्ट्रपति से पावर छीन ली। पार्लियामेंट का मतलब क्या हुआ? पीएम ही है, क्योंकि पार्लियामेंट पीएम का ही एक ही बात है। क्योंकि पार्लियामेंट में जो लोग बैठे लोकसभा में, वो किसके होते हैं? पीएम की होती है, उन्हीं की पार्टी के होते हैं। ठीक है, तो ये सब काम किए गए। और एक पॉइंट और बता दूं आपको, जो कि इंपॉर्टेंट है। आप ये पहले मैं हटा देता हूँ। और एक पॉइंट ये भी याद रखना, इसी अमेंडमेंट से हमने पार्लियामेंट का क्या किया था? इमरजेंसी के समय ना 5 से 6 इयर्स टेन्योर कर दिया था। 5 to 6, एक सेकेंड। पार्लियामेंट का टेन्योर अभी कर
तो यहाँ देखो आप, पार्लियामेंट टेन्योर क्या हो गया था, चेंज हो गया था। पहले कितना था, 5, उससे बड़ा कितना कर दिया हमने, 6 कर दिया। तो 6 इयर्स कर दिया। तो 5 से हटाकर हमने क्या कर दिया, 6 कर दिया। किसका, जब हमारे देश में इमरजेंसी भी लगी थी इसी दौरान 1975 में। अब ये लंबी कहानी है कि क्यों किया गया, तो ये सब हम नहीं पढ़ना हमें। बस ये पॉइंट जानना है आपको कि पार्लियामेंट का टेन्योर या टर्म चेंज कर दिया गया था, 5 से 6 साल, और वापिस से 6 से 5 साल करेंगे, लेकिन वो 44 से करेंगे। ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और एक पॉइंट और याद रखना है आपको, क्या, कि एक्सटेंड किया गया था, एक्सटेंडेड वन टाइम ड्यूरेशन, किसकी, ऑफ प्रेसिडेंट रूल, मतलब स्टेट इमरजेंसी, आर्टिकल 356, फ्रॉम 6 मंथ का पहले हुआ करता था, उसको 1 ईयर तक, मतलब 1 ईयर तक उसको लग सकता है आपका। देखो प्रेसिडेंट है ना, यहाँ भी प्रेसिडेंट, ठीक है। तो प्रेसिडेंट मतलब कि किसी भी देश में अगर, हमारे देश के अंदर, किसी भी देश में क्यों, हमारे देश के अंदर कोई भी स्टेट के अंदर, चाहे वो एग्जांपल लेता हूं मैं, हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, मणिपुर हो, कोई भी स्टेट हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी स्टेट में अगर स्टेट इमरजेंसी लगती है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, तो वो 6 मंथ को डाके 1 ईयर तक कर दिया कि वो रहेगी। आफ्टर 1 ईयर जो भी होगा परमिशन ले सकते हो, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर परमिशन ले सकते हो किससे, पार्लियामेंट से, लेकिन 1 साल तक वो वैलिड रहेगी उस स्टेट के अंदर, कौन, प्रेसिडेंट रूल। जिस स्टेट में राष्ट्रपति अपना रूल लगाएंगे, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर करेंगे, तो कम से कम 1 साल तक वो वैलिड रहेगा। उसके बाद फिर हम आगे उसको, आफ्टर 1 ईयर हम परमिशन लेंगे पार्लियामेंट से पहले, उसके बाद हम वापस उसको एक्सटेंड कर सकते हैं किसके अंदर, स्टेट इमरजेंसी के अंदर, ठीक है। मतलब पहले 6 मंथ था लगने का, उसको 1 साल कर दिया, 42nd अमेंडमेंट से। तो ये सब काम किए गए आपके 42nd अमेंडमेंट से। आई होप सब क्लियर होगा आपको। तो ये है आपका 42nd अमेंडमेंट। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमने सारे कवर कर लिए 42nd अमेंडमेंट में, जो भी था हमने सब कुछ कवर कर लिए, इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना। तो ये सब बातें हमारी 42nd अमेंडमेंट से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई, और जिसको हम कहते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, छोटा संविधान। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो कि रहेगा कौन सा, 44th अमेंडमेंट। अब हम पढ़ेंगे सेकंड, कौन सा, 44th अमेंडमेंट, जो कि 1978 में आया। अब आपको पढ़ना है कि इस अमेंडमेंट से हमने क्या क्या करा। 42nd आपको क्लियर हो गया। 44 से हमने क्या किया, देखो 44 से जो पढ़ना तो आपको है ही सारा, लेकिन पॉइंट्स किस पे बनते हैं ज्यादा, पहले मैं आपको वो बता देता हूँ कि 44 से जुड़ा हुआ कौन कौन से पॉइंट्स पूछे जाते हैं। अब सब पॉइंट्स नहीं पूछे जाते। क्या पूछे जाते हैं, पहला पूछे जाता है कि हमारे इंडिया में आर्म्ड रिबिलियन वर्ड कब आया, क्योंकि आर्म्ड रिबिलियन ने किसको रिप्लेस किया, आर्म रिबिलियन ने किसको प्लेस किया, इंटरनल
डिस्टरबेंस को। इंटरनल डिस्टरबेंस हमारा एक कॉज है, किसका? नेशनल इमरजेंसी का एक रीजन है आपका लगने का। देखो यहां देखो एक बार, फर्स्ट रीजन क्या होता है? वॉर। सेकंड क्या होता है? एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर हमारे देश के अंदर इमरजेंसी लगती है आपकी, तो उनके रीजंस क्या होने चाहिए लगने के? तो पहला क्या है? वॉर। दूसरा क्या है आपका? एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी हमला। और थर्ड आपका क्या होता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का मिसयूज किया गया, तो उसको चेंज करके क्या कर दिया गया? इसी को अब काटा पड़ गया, इसके ऊपर रॉन्ग हो गया, मतलब कि इसको हम यूज नहीं करते अब। हाँ, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ये word। लेकिन अब हमने इसको हटा के आर्म्ड रिबिलियन वर्ड को ऐड कर दिया है, मतलब कि इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिमूव करके उसका नाम करण जो है, नाम को चेंज करके मॉडिफाई करके आर्म रिबिलियन कर दी, मतलब सारी पावर आर्मी के पास। आर्मी में कुछ डिस्प्यूट होता है आपस के अंदर, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो हमने ये पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा गया काफी बार कि आर्म रिबिलियन कौन से अमेंडमेंट से आया? तो 44 से आया था। इसमें हमने इंटरनल डिस्टर्बेंस को रिप्लेस करके हटाया इसको, और उसकी जगह आर्म रिबिलियन को रिप्लेस किया। ठीक है। और इसमें क्या आया? मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके बनते हैं, एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है आपका, और दूसरा ये बनेगा कि 44 अमेंडमेंट से हमने कौन से फंडामेंटल राइट्स को हटाया था? तो हमने राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को हमने हटा दिया था, रिमूव कर दिया था। कहां से? फंडामेंटल राइट से। पहले ये फंडामेंटल राइट्स में आता था क्या? संपत्ति का अधिकार। तो सरकार ने इसको क्या किया? इसको हटाया, और इसको एक क्या बना दिया? एक लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार है भाई। आपकी प्रॉपर्टी पे आपका कानून अधिकार है, कानूनी अधिकार है, कानून से जुड़ा हुआ अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। लीगल राइट है भाई, वो आपकी प्रॉपर्टी है। और हमने इसको, ये कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 31 में था पहले, जब वो फंडामेंटल राइट्स में हुआ करता था। लेकिन हमने इसको क्या बनाया? लीगल राइट। तो आर्टिकल चेंज, तो क्या हो गया? 300 का क्लॉज ए। ये पूछा गया था आपसे कि हमने राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 31 से मूव करके कहां पे ऐड किया गया है? तो आर्टिकल 300 के ए पार्ट में या क्लॉज ए में किया गया है, जो कि एक लीगल राइट बन चुका है, फंडामेंटल राइट अब नहीं रहा। तो राइट टू प्रॉपर्टी को, संपत्ति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 31 में था, फंडामेंटल राइट था, उसको हटा दिया, लीगल राइट बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया, और आर्टिकल 300 ए में उसको एड ऑन कर दिया, इंसर्ट कर दिया। कौन से अमेंडमेंट से? 44। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कि पूछे जाते हैं। और तीसरा पॉइंट जो पूछा जाता है आपका, क्या? रीस्टोर। क्या? रीस्टोर क्या? ओरिजिनल ऑफ लोकसभा। अभी आपने जाना था कि लोकसभा का टेन्योर 5 से 6 साल कर दिया गया, तो वापस से ओरिजिनल 6 to 5 हो गया। 6 से हटा के 5 साल वापस कर दिया। सरकार चेंज, तो उसने काफी ज्यादा बदलाव करे थे। तो अगर पूछे लोकसभा का टेन्योर 5 से 6 इयर्स, तो आप कहोगे 42nd अमेंडमेंट 1976। पूछे 6 से 5 वापस किया गया, तो 44 1978, जब हमारे देश में इमरजेंसी ओवर हो गई थी। थर्ड नेशनल इमरजेंसी 1975 से लेके 1977 तक। उस समय पीएम कौन थे? कौन थी? इंदिरा गांधी थी हमारे। और प्रेसिडेंट कौन थे? फकरुद्दीन अली अहमद। पीएम की फोर्स करने पर इन्होंने इमरजेंसी को इम्पोज किया था देश के। ठीक है।
तो ये काम इंपॉर्टेंट है आपके, जिससे क्वेश्चंस आते हैं। अब जो इसके बाद कुछ बताऊंगा उससे ज्यादा क्वेश्चंस मैंने देखे नहीं है एग्जाम में, इनसे ज्यादा आते हैं आपके प्रॉपर्टी पे, लोकसभा के टेन्योर चेंज पे, और आर्म रेबिलियन। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, और देखते हैं और क्या किया हमने। ये कहा गया इसमें ये पॉइंट का कि जो प्रेसिडेंट होगा हमारा, जो हमारे देश का राष्ट्रपति है, वो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, इमरजेंसी को इम्पोज कर सकता है। वहां पार्लियामेंट था ना 42nd के अंदर, तो उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया, प्रेसिडेंट अब से इम्पोज करेगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन इम्पोज इमरजेंसी। तो राष्ट्रपति अब से क्या करेगा, इम्पोज करेगा इमरजेंसी, लेकिन लेकिन रिटर्न एडवाइस पर, बाय कैबिनेट। जो कैबिनेट बैठा है आपका, उसके रिटर्न एडवाइस पर ही वो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, देश में इमरजेंसी को लगा सकता है। रिटर्न एडवाइस, जब तक आपको लिख कर नहीं मिलेगा, तब तक आप इमरजेंसी को इम्पोज नहीं कर सकते। तो ये भी पॉइंट आपका कहा गया। अब इमरजेंसी की बात हो रही है, तो एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट निकल के आता है कि आर्टिकल 20 एंड 21, 20 और 21 किसका पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। तो 20 और 21 जो आपके आर्टिकल हैं, वो सस्पेंड नहीं होंगी। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकालीन लगा है, तो आप 20-21 को सस्पेंड नहीं कर सकते। 20 आपका आर्टिकल कहता है कुछ कन्विक्शन है ऑफेंस के बारे में, और 21 आपको कुछ राइट देता है पर्सनल लिबर्टी के। ठीक है, तो ये दोनों आर्टिकल्स को आप सस्पेंड नहीं कर सकते, और ये आर्टिकल 359 में अमेंड करके लिखा गया था। आर्टिकल 359 में क्या लिखा गया था, कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे जब देश में नेशनल इमरजेंसी को लगाया जाएगा। 359 में इस पे चेंज किया गया। और पूछे कि नेशनल इमरजेंसी को लगाना है तो कौन से आर्टिकल से लगाते हैं, तो आर्टिकल 352 से लगाते हैं। आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, एग्जाम में आर्टिकल्स काफी आते हैं। हमारे देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है। पहली लगी थी 62 के अंदर, जब चाइना और इंडिया का हुआ था वॉर। उसके बाद लगी 71 में, 1971 में इंडो पाक, और उसके बाद 1975 में, जिसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस का मिसयूज करते हुए लगाया गया था बाय इंदिरा गांधी। उसके बाद फिर आम नाम चेंज कर दिया, और किसको कह दिया, आर्मी के पास इसका हक रहेगा, कोई भी इसका मिसयूज नहीं करे। तो पास में कुछ घटनाएं हुई, जिसकी वजह से कुछ स्टेप उठाए गवर्नमेंट ने और चेंजेस करे, ताकि आगे जाके ऐसा कुछ ना हो, कोई अपने पर्सनल यूज के लिए इसका इस्तेमाल ना हो। तो ऐसा था। यहां तक क्लियर होगा। अब अगर बात करें इसके बाद, तो आप लिख सकते हो रीस्टोर। अब अगर बात करें नेक्स्ट आपका, रीस्टोर द पावर्स, रीस्टोर द पावर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। जो भारत में इलेक्शन कमीशन आपकी बॉडी है, उनकी पावर्स को वापस से रिस्टोर किया गया, और कहा गया जब इलेक्शंस हैं आपकी, किसके इलेक्शंस, इलेक्शन रिलेटेड टू प्रेसिडेंट,
वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर। कहाँ के स्पीकर, कहाँ के होते हैं बताओ? स्पीकर ऑफ लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। अगर इनके इनके इलेक्शन में क्या होता है, यहां देखो, डिस्प्यूट होता है किसी प्रकार का, तो आपका इंटरफेयर कर सकती है कौन? इलेक्शन कमीशन। तो उनकी पावर्स को दोबारा से रिस्टोर किया गया। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है इनके इलेक्शन में कभी, आपको पता है कि हमारे इंडिया में इलेक्शन करवाती है ये कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 324 में है। अब आपको कमेंट में बताना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन किसको बनाए गए। 2025 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो पुराने चेयरमैन थे उनको हटा के एक नया चेयरमैन आपका अपॉइंट किया गया है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन है इलेक्शन कमीशन का नया चेयरमैन। और ये आर्टिकल क्या है? 324 इसका। तो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो क्या पावर है इसका, लेकिन जो भी फाइनल फाइनल आपका फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट का हो, वही बताएगा सब कुछ। हाँ, लेकिन इनके पास भी पावर है कि वो बातचीत कर सकती हैं, अपना डिस्प्यूट को सॉल्व कर सकती हैं, जो भी है, लेकिन जो फाइनल आपका फैसला रहेगा वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनाए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, ये भी 44th अमेंडमेंट से ही हुआ था। आगे चलते हैं। अब आगे बात करें और क्या हुआ। तो इससे क्या हुआ पता है, जब हमारा 42nd आया, तो जब कुछ भी हमारी जो इंदिरा गांधी जी थी, पीएम थी, उन्होंने ना कुछ मीडिया पे ना पाबंदियां लगा दी कि आप कुछ भी हमारे खिलाफ या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं छाप सकते गलत, ठीक है, या कुछ भी ना आप नहीं दिखा सकते हमारे खिलाफ रिपोर्ट। तो इस अमेंडमेंट से ना मीडिया को गारंटी दे दी गई कि आप कुछ भी पब्लिश कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी प्रोसीडिंग दिखा सकते हो, जो भी आपका है आप दिखा सकते हो, कोई पाबंदी आपके ऊपर नहीं है। तो ये बात कही गई थी, फ्रीली, विदाउट सेंसरशिप। मत आपको पता है कि इंदिरा गांधी के समय जो हमारे पीएम थी, उन्होंने काफी ज्यादा मीडिया पे क्या लगा रखी थी, मैं लिख रहा हूं, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी। उन पाबंदियों को, उन उनको हटाया गया 44th अमेंडमेंट, कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप फ्रीली कुछ भी प्रोसीडिंग्स पार्लियामेंट की विदाउट सेंसरशिप आप पब्लिक रिपोर्ट कर सकते हो, आपको गारंटी दी जाए। तो मीडिया के जो राइट्स थे उनको वापस दिए गए, ठीक है। इस अमेंडमेंट एक्ट पूछता आपसे, गारंटेड राइट टू मीडिया कौन से अमेंडमेंट से हुआ विदाउट सेंसरशिप, तो आप कहोगे 44th अमेंडमेंट, ठीक है। और याद करो, मैंने कहा था कि प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग थी कि वो जो भी उनको एडवाइस करेंगे, कौन? अभी बताया था मैंने आपको, जो भी एडवाइस करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को, 42nd में पढ़ा था हमने वो उनके लिए बाइंडिंग को माननी पड़ेगी राष्ट्रपति को। लेकिन वो इस अमेंडमेंट से क्या किया गया, बाइंडिंग को हटाया गया और बोला गया कि 2 बार वापस भी कर सकते हो। अगर एक बार आया, नहीं आया तो वापस भेजो, फिर दोबारा भेज सकते हो, थर्ड टाइम में आपको पास करना पड़ेगा। मतलब कि एक बारी में आप रिटर्न कर सकते हो उनके पास, मानना जरूरी नहीं है सेकंड टाइम रिटर्न, लेकिन थर्ड टाइम में आपको बिल को पास करना पड़ेगा, जो भी एडवाइस होगा जो भी होगा वो मानना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड टाइम में ऐसा काम था, लेकिन आप 2 बार रिटर्न कर सकते हो वापस से, ठीक। तो थोड़ी सी चेंजेस किया गया राष्ट्रपति में, जो भी आपका प्रेशर था उसको हटाया गया, ठीक है।
और हाई कोर्ट के लिए कहा गया कि आर्टिकल 226 की हेल्प से आप रिट्स को इश्यू कर सकते। ठीक है। और कुछ पावर्स को रिस्टोर भी किया गया था हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट पता है 32 आर्टिकल से लगाता है रिट्स, और हाई कोर्ट 226 से लगा सकती है रिट्स, ये बात भी गई। ठीक है। तो ये सब काम आपका किससे हुआ था? 44th अमेंडमेंट। ये सारा जो भी आज आपने पढ़ा है, नोट डाउन किया है, या एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अक्सर देखा है कि आपका जो सीजीएल है आपका, या फिर आप दे रहे हो सीएचएसएल, उसमें अगर क्वेश्चन आता है अमेंडमेंट से, तो वो 42nd 44 से ही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर। हाँ, कभी कभार और अमेंडमेंट से भी आ जाते हैं, 61st से आ सकता है आपका, 14 से आ सकता है, 7 से आ सकता है, फर्स्ट है। तो वो तो लक पे डिपेंड करता है, किस्मत में। लेकिन मैक्सिमम टाइम 42 से, क्योंकि काफी चेंजेस हुए ना आपके, तो कुछ बात आपसे ना कुछ चेंजेस करके पूछ लेता है आपसे, पोस्टमार्टम करके ना पूरा आपसे, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है। तो 42nd और 44th अमेंडमेंट आपका फिनिश होता है। और हम एक अमेंडमेंट और पढ़ लेंगे आज, जिसको हम कहते हैं, कौन सा अमेंडमेंट? 86। नहीं, पेन अच्छा नहीं है, एक सेकेंड, वापस से, एक से, नहीं नहीं, 86th अमेंडमेंट, जो कब आया था? 2002 के। तो ये अमेंडमेंट भी आप पढ़ लो, क्योंकि इस पे भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में पुटअप होते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने कहा था 42nd 44th और 86th हम कवर करेंगे, तो 86 भी आप पढ़ लो। देखो 86th, अगर पूछना ये अमेंडमेंट जुड़ा किससे है, तो आप कहोगे सीधा सीधा एजुकेशन से जुड़ा हुआ अमेंडमेंट, आप हमारी शिक्षा से जुड़ा हुआ ये अमेंडमेंट है, सीधा कहोगे आप, बात खत्म। और कुछ भी नहीं कहना आपको। ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ गया? देखो आर्टिकल 20 और 21 और 22, है ना? तो क्या किया गया? 20 के बाद 21 और 21 के बाद 22 सीरियल नंबर। लेकिन 21 और 22 के बीच में लड़ाई हो गई भाई, दीवार आ गई, जिसको हम कहते हैं 21A। तो 21A, 21 और 22 के बीच की दीवार को कहते हैं क्या? एजुकेशन। क्या कहते हैं? 86th अमेंडमेंट 2002। हमने इस अमेंडमेंट से एक नया आर्टिकल फॉर्म किया था, 21A, जिसमें लिखा है कि एजुकेशन, मैं आपको पॉइंट लिखवा देता हूं कि जो एजुकेशन है आपकी, वो एक फंडामेंटल राइट है। जो एजुकेशन है वो आपकी क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। किसकी? चिल्ड्रंस की। बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है। जितने बच्चे बिटवीन एज कितनी, 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको प्राइमरी और फ्री फ्री कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी बाय गवर्नमेंट। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को। और हमारे एक अधिकार है, मौलिक अधिकार, ये बात आपकी डाली गई, ऐड की गई, इंसर्ट की गई 21A के अंदर बाय 86 अमेंडमेंट। ये पहला पॉइंट था आपका, जो कि 21A में आया आपका। अब अगर बात करें दूसरा पॉइंट, 3 पॉइंट आए थे इसके अंदर, लेकिन दूसरा पॉइंट आपका आर्टिकल 45 में ऐड हुआ। आर्टिकल 45 इज अ पार्ट ऑफ डीपीएसपी। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें कहा गया कि जो बिलो 6 है आपकी, बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज, उनको भी एजुकेशन दी जाएगी। बिलो 6 ईयर्स के बच्चों को भी क्या दी जाएगी? आपकी एजुकेशन दी जाएगी, बिलो 6 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। तो ये पॉइंट आपका काट डाला गया, बाकी सब कुछ सेम है। 6 to 14 को क्या कर दिया? 6 ईयर्स कर दिया। 6 से कम के बच्चों को भी
आपको एजुकेशन देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ये डीपीएसपी में डाला गया 45 आर्टिकल में चेंज करके, ठीक है। और एक पॉइंट और है आपका, थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट थे इसके अंदर। पहला कहा डाला गया फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 21A के अंदर, सेकेंड 45 के डीपीएसपी के अंदर, और थर्ड आपका आर्टिकल 51A। याद करो, हमने अभी 42nd अमेंडमेंट पढ़ा था, 51A बना था उसके अंदर, सोरेन सिंह कमेटी से फंडामेंटल ड्यूटीज, याद आ गया होगा आप, है ना। तो 51 मैंने क्या था, टॉप 10 ड्यूटीज हमने ऐड करी है, कहा था ना। लेकिन हमारी ड्यूटीज कितनी है, 11। तो जो 11th नंबर की है आपकी 11th ड्यूटी, जो आपकी 11वें नंबर की ड्यूटी है आपकी, वो किससे आई थी, तो वो आपकी आई थी किससे, 86 से। तो 11वीं ड्यूटी को ऐड किया गया था, जिसको हम के भी कहते हैं, क्योंकि के आपका अल्फाबेट में 11th नंबर पे आता है। तो ABCDEFGHIJ, जे तक आपका 10 होता है, जे तक ऑलरेडी आपका ड्यूटीज में लिखा हुआ था बाय 42nd अमेंडमेंट। लेकिन हमने के पार्ट, जे के बाद क्या आता है, तो हमने के 11 नंबर की ड्यूटी ऐड करी 51A के अंदर बाय 86 अमेंडमेंट, जिसमें था कि माँ बाप, जिसमें पेरेंट्स की ड्यूटी के बारे में बताया गया, पेरेंट्स के कर्तव्य के बारे में बताया गया, कि पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे को, अपने चाइल्ड को शिक्षा दे। एक बात बताओ, जब सरकार ने आपके लिए फ्री एजुकेशन देती है, कंपलसरी देती है, फ्री में पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन पेरेंट्स भेजेंगे नहीं, अगर बच्चे को किसी गलत काम में लगा देंगे, तो क्या फायदा उसका। बेसिकली उनके लिए है ना, जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। किसको अफोर्ड नहीं कर पाते, प्राइवेट स्कूल को। तो उनके लिए क्या है, गवर्नमेंट स्कूल है। जाओ बच्चों को पढ़ाओ अपना, किसी गलत काम में जाने से अच्छा उनको शिक्षा दो, है ना। तो ये पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाएं और शिक्षित करें। ये पॉइंट ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट में, कहां पर, 11th ड्यूटी ऐड की गई थी, के पार्ट, 11 मतलब के, 51A के अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर टोटल 11 है। 10 42nd से, और 11वीं हमारी 86 से एजुकेशन के ऊपर। मतलब पेरेंट्स का फर्ज है कि वो अपने बेटे को, अपने बेटी को, अपने बच्चे को, चिल्ड्रन को भेजे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। तो ये था आपका 86 अमेंडमेंट। तो हम आदमी तो आज हमने 42nd, 44th और 86, 3 अमेंडमेंट कवर कर लिए। आई होप आपको सब क्लियर होगा। अगर कुछ भी डाउट लगता है तो प्लीज मुझे कमेंट में आप बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। जय हिंद एवरीवन।